बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 के है उसको कंप्लीट करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो भी रिव्यू एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर की, वो उस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, और ये इस बात का सबूत होता है कि पिछला सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है जो हम पीछे एक्सरसाइज करके आए होते हैं, उनकी रिव्यू होता है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शन दिए, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है या कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट 1/3 1/5 1/7, ये एक सेट दिया हुआ हमें, तो हमने ये बताना है कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कौन सी बनेगी, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को देखें, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, एक्स की शक्ल कैसी है, 1/n की शक्ल का है। यहाँ पे एक्स क्या है, 1/2n+1 की शक्ल का है। और यहाँ पे हमारे पास 1/2n+1 की शक्ल का है, और यहाँ पे है x=2n+1। तो सबसे पहले तो ये स्किप हो जाएगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बटे में आ रहा है, ठीक है, 1/, की फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें तो सारे सिंपल एज इट इज़ आएंगे, ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, ये हमारा स्किप हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप होल नंबर से लेते हैं इसको, ठीक है, तो होल नंबर से 0 स्टार्ट होगा पहले, सबसे पहले होल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 वो तो इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास पहला नंबर 0 पुट करने के बाद हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं 2, ठीक है, तो वो हमारे पास 1/2 आना चाहिए, ठीक है। पहला नंबर भी अगर हम याद करें तो ये अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम कंसिडर कर भी लें तो जो अगर अब हम 2 पुट करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन इसके अंदर 0.5 नहीं है, इसलिए ये भी स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं। एन जो है हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 0 पुट करेंगे तो पहले हमारे पास 1/n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा। जब हम 1 की जगह पे एन की जगह पे पहले 0 पुट किया, अब 1 पुट करते हैं तो 2 1s are 2 हो जाएंगे, और +1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये दूसरा इसका एलिमेंट बन जाएगा। और जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 2 4 जमा 1 5 बन जाएगा, तो 1/5 ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 3s are 6 +1 करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, तो ये तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन हमारे पास वो करेक्ट है। अब ये क्यों गलत है, जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, जब आप 2 पुट करेंगे 1/1 आ जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3 पुट कर जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। और जब आप इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 करेंगे तो वो 1/4 बनेगा, वो तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है, हम इसको करके भी देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो आपकी तसल्ली के लिए हम इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स सच डैट, एक्स की शक्ल हम ले रहे हैं 2n+1, और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एक्स है हम बिलोंग कर रहे हैं कि वो डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, और अगर डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है तो वो हमारे पास किधर से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 100 चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे, ये पर पूरा हम उठा लेते हैं, x= 1/2n+1। तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 × 0, n की जगह पे +1 करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और 1/1 ये हमारे पास 1, तो ये हमारा पहला एलिमेंट बन जाएगा बी के अंदर। जब आप x की जगह पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे, क्योंकि 0 हमने पुट किया, अब हम 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1/2 टाइम्स 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, +1 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये इस तरह दूसरा एलिमेंट हमारा जो बी सेट के अंदर आ रहा है वो बन रहा है। इसके बाद जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 × 2 +1 आ जाएगा, तो 1/4 +1 करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास एलिमेंट बनते जाएंगे 1 1/3, और यहाँ पे 1/5, और आगे 1/7 अप टू 100 चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ a = खाली सेट देन पावर सेट ऑफ ए। तो अगर एक सेट जो है खाली सेट है, लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि ए जो हमारे पास है वो खाली सेट है, a =
खाली सेट है, तो जो पावर सेट हमने P इंटू ए निकालना है, ठीक है। तो इसके पावर सेट क्या होंगे वो हमने बताना है। तो जो भी खाली सेट होता है उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट होता है, तो किसी भी सेट के एलिमेंट हमने ढूंढने हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर जितने उसके एलिमेंट हो उतनी ले लेते हैं। तो इसका एलिमेंट ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लेंगे, तो 2 की पावर ज़ीरो किसके कल आ जाएगा 1। तो इसका पावर सेट जो है हमारे पास ए की बनेगा, और वो क्या बनेगा P इंटू ए जब आप करेंगे तो वो खाली सेट खुद इट सेल्फ बनेगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको इसका एक खाली सेट बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या बनेगा, यही वाला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। ये खाली सेट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये खाली सेट था और ये उसका एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो जो ऑप्शन नंबर है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको खाली सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि खाली सेट उसने इस तरह से डिनोट किया, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वही पूरी चीज़ जो पड़ी हुई थी उसको हमने सेट के अंदर बांध कर दिया, तो ये उसका क्या बन गया, पावर सेट बन गया, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन है उनमें हमारे पास खाली सेट वाला जो है उसके अंदर एलिमेंट शो नहीं करवाया हुआ, तो ये नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो सी पार्ट है हमारे पास वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सी पार्ट जो इसका है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यू ये है, ए ये है, बी ये है। देन आपने ये बताना है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लें और उसके बाद उसको यू में से माइनस कराएं, तो उसका आंसर क्या आएगा। यू हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ए ये है और बी ये है। तो सबसे पहले हमने इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा एलिमेंट इसमें कॉमन आएगा, तो वो 3 आ रहा है। देखिए 3 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये 3 आ जाएगा, ये इसकी जगह पे 3 आ जाएगा। अब ये u -3 करना है, यहाँ पे u के एलिमेंट लिखेंगे और फिर माइनस लगा के 3 लिख देंगे। तो u के एलिमेंट्स में से हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है कि क्या एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक, ये सेट एज इट इज़ -3 एलिमेंट लिखेंगे। तो 3 इसमें से स्किप हो जाएगा, बाकी 1 2 4 और 5 आ जाएगा। तो 1 2 4 और 5 ये पहला ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी किसी और की तरफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है, ये वाला ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। अब हमारे पास ए और बी ओवरलैपिंग वाला सेट है, तो हमने ये बताना है कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने होंगे जी। तो हमने ये बताना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी जो है वो कितने आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले ये सेट मालूम करना है, ये सेट कौन सा है कि ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है, जो बाकी बच जाएंगे उनका काउंट बताना है। तो इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल आएगा, n इंटू ए माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें वो वाले एलिमेंट आ गए, और जब हम ए के एलिमेंट में से जो ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन में आ रहे हैं उनको निकाल देंगे, तो बाकी कौन से एलिमेंट रह जाएंगे जो सिर्फ ए के अंदर पड़े हुए हैं। और इसका भी मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है इनका वो काउंट है इसमें। इसके अंदर हमने ये बताना है कि वो एलिमेंट का काउंट बताएं जो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है। तो ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास। जो डी ऑप्शन है इसका ये सेट बनेगा कि पहले हम ए और बी को आपस में क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको लैदा कर लेंगे और जो कॉमन आए हैं उसको ए में से निकाल देंगे। तो वो कौन से एलिमेंट पड़े होंगे जो ए के अंदर ही सिर्फ पड़े होंगे, ठीक है, ए और बी के अंदर नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम वो ले रहे हैं जो ए के अंदर हैं और बी के अंदर नहीं है। और इस स्टेटमेंट को मतलब यही है कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के अंदर पड़े हुए हैं, जो ए और बी दोनों में पड़े हुए थे वो भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट हम लेंगे जो सिर्फ ए के अंदर पड़े हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है उसमें हमारे पास डी वाला जो ऑप्शन है उसको हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए माइनस बी डज़ नॉट इक्वल टू 5। खाली सेट नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। देन आप ये बताएं कि बी माइनस ए किसके इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं। एक बी का सबसेट है कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर पड़ा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि बी माइनस ए, अगर बी में से आप कुछ एलिमेंट निकाल दें तो वो हमारे पास खाली सेट नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये है, तब आपने ये बताना है कि एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस ए जो है वो हमारे पास कितने होंगे, इसको हमने देखना है।
जी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्या वो ज़ीरो होंगे? नहीं। क्या वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी होंगे? नहीं। क्या वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए होंगे? नहीं। वो बेसिकली किसके इक्वल होंगे? हम बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो वो इसके इक्वल होंगे। आप इसके लिए कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इसको चेक भी कर सकते हैं। दोबारा स्टेटमेंट देख लें कि ए के साथ एलिमेंट जो है बी के अंदर पड़े हुए, ए सब सेट है बी का, और अगर ए बी का सब सेट है तो इसका मतलब बी में से अगर हम ए को माइनस करवा दें तो वो खाली सेट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बी बड़ा है तो बी के कुछ एलिमेंट लाजमी बच जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमने ये बताना है कि अगर हम बी में से ए के तमाम एलिमेंट को निकाल दें तो इसका काउंट क्या बनेगा? तो इसका काउंट वही बनेगा जो बी के एलिमेंट है उसमें से आपने ए के एलिमेंट को निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है वो हमारे पास करेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अगर इफ़ एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 50, मतलब ए और बी के यूनियन में 50 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए जो है वो 30 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी जो है वो 35 है हमारे पास। तो आप ये बताएं कि उनका जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर कितने एलिमेंट पड़े होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वो किसके को लाएंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है? उसने हमें ये हमने मालूम करके देना है कि ये इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये वाली भी वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए यूनियन बी ये 50 है, इसकी जगह पे 50 लिख ले, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कितने हैं? वो 30 हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी कितने हैं? 35 हैं, और ये हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 बन जाएगा, ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास कितने? 15 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला, और इसका आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आंसर है वो हमारे पास 15 आएगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स कोमा वाई देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली। तो आपने ये बताना है कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? ए क्रॉस बी। पहले ए को हमने इन तीनों के साथ लिखना है, मतलब सॉरी वन को इन तीनों के साथ लिखना है, 1x, 1y, 1z का सेट बना के लिखेंगे, फिर 2 को इनके साथ बना के लिखेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। जब 1 को आप इसके साथ बनाएंगे 3 वो आ जाएंगे, 3 2 के लिए आ जाएंगे, 3 के लिए आ जाएंगे, और 3 एलिमेंट हमारे पास किसके लिए आ जाएंगे? 4। तो 4 3 12, तो टोटल इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो 12 एलिमेंट आएंगे ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी जब आप लेंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास आएगा। क्वेश्चन 7 का बी पार्ट हमारे पास आ जाएगा। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू। तो इसको हम मालूम कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस 3x प्लस 2, और हमने वैल्यू मालूम करनी एफ ऑफ ए प्लस 1 की। तो जहाँ जहाँ एक्स में एक्स आ रहा है वहाँ पे ए प्लस 1 पुट कर दें, तो ये ए प्लस 1 का स्केयर -3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसको खोले, ए का स्केयर प्लस 1 प्लस 2 ए प्लस बी का फार्मूला खोला, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए बी, माइनस के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, तो ये ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ए रह जाएगा जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -1 रहेगा, वो -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल दिया है, तो हमने एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू मालूम की, वो क्या आई है? ए स्केयर माइनस ए। तो डी वाला ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 1 के इक्वल। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, और दोबारा ये बताया कि एफ ऑफ एक्स 28 के इक्वल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू, तो हम इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे, और इसके लिए एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, MCQ नंबर 9। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 1, और ये भी बताया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 28 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स 28 की जो वैल्यू है इसको उठाएं इधर पुट कर दें, 28
3x+1 आ जाएगा, ये 28 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का था इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे 27 रह जाएंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे x आ जाएगा। 3 का टेबल 9 टाइम लेके जाएंगे तो x = 9 जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये f(x) था और f(x) 28 के भी इक्वल था, तो हमने x मालूम करना था, तो उसका आंसर क्या है हमारे पास 9 है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इफ़ लेट a = 1 2 3 एंड b = a, b, टू नॉन एम्प्टी सेट एंड f एक फंक्शन है हमारे पास a से b टू b, अ फंक्शन डिफाइंड एज 1, a 2, b एंड 3, b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आपने ये बताना है कि इसकी कौन सी स्टेटमेंट आएगी कि ये हमारे पास फंक्शन है, तो क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव है, बाईजेक्टिव है, या एफ हमारे पास ओनली जो है इनटू फंक्शन है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो 1 है वो ए पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो हमारे पास बी के ऊपर मैप हो रहा है, और जो 3 है वो भी बी के ऊपर मैप हो रहा है। हमने ये बताना है ये इनटू है, ऑन टू है, बाईजेक्टिव है, ये कौन सा फंक्शन है। या सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये इनटू है। इनटू के लिए हमारे पास ये होता था, ये मैंने बी 2 बार लिखा, तो आपने 1 बार लिखना है। 2 जो है बी पे जा रहा है और 3 भी बी के ऊपर जा रहा है। इनटू में हमारे पास ये होता था कि क्या इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जो खाली हो इधर बी के अंदर, नहीं, वो तो सारे यूज़ हो चुके, तो ये इनटू नहीं है। 1 to 1 1 1 में हमारे पास क्या होता था, 1 1 में ये होता था कि हर एक इनपुट के लिए बी की डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 1 की ए आ रही है, 2 की बी आ रही है और 3 की भी बी आ रही है, तो इन दोनों की जो ए 2 और 3 के लिए बी की ए की वैल्यू मिल रही है, मतलब सेम आउटपुट मिल रही है हमें, तो ये 1 1 नहीं हो रहा। ठीक है, 1 1 में क्या होता था कि इसके इधर जो ए सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनका बी के अंदर एक अलग इमेज मिलना चाहिए हमें, किसी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं मिल सकता, तो ये 1 1 भी नहीं है। उसके बाद इसको देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू में ये होता था कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे यूज़ हो चुके हैं, मतलब उनका प्री इमेज पड़ा हो, उनका पीछे लिंक पड़ा हो, जैसे ए का पड़ा हुआ और बी का भी पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू कहते हैं या सर्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 10 के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये f(x) इज़ सर्जेक्टिव, जो बी पार्ट वाला है ये हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास फंक्शन 1, a 2, b और 3, b हमारे पास एक फंक्शन बना के दिया हुआ है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन लिया हुआ है ये वाला, तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी इज़ सर्जेक्टिव। ठीक है, बाकी क्यों नहीं आएंगे वो मैंने आपको इस कंडीशन के अंदर एक्सप्लेन जो है कर दिए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, हमने राइट करना है इनको टेबुलर फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म में हमने इनको राइट करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास दिए हमें। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते थे, डिस्क्रिप्टिव जिसमें हम सिर्फ लिख के बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम वॉवल्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ वॉवल्स हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टेबुलर फॉर्म, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, A = AEIOU, ये हम लिखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये सेट ऑफ वॉवल्स है जब हम सेट को लिख देते हैं AEIOU की फॉर्म में। और अगर हम ये बता दें कि x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड अल्फ़ाबेट्स बिलोंग टू सेट ऑफ वॉवल्स, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिया हुआ है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, उसको हल करते हैं और देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है x सच डैट x = 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए कि वो कौन से होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हमने ये सेट बनाना है कि ये कौन सा बनेगा, x की कौन सी शक्ल है, 2n की शक्ल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। जब n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे 2 × 1 आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 दोबारा लिखेंगे, n की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर 2 ये वैसे आ जाएगा, n की जगह पे 3 लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 1 पुट करेंगे ये फॉर्म बन जाएगी, फिर 2 पुट करेंगे ये फॉर्म बन जाएगी, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 2 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे और अप टू 100 ये चलता जाएगा। तो इसकी जो शक्ल है वो हमारे पास किस तरह बनेगी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6
एंड 2 टाइम 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, तो ये हमारे पास उसकी क्या बनेगी, टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन की बनेगी। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2m+1, और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि m जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ऊपर वाले सवाल की तरह n की जगह पे हम m1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की शक्ल ये है, यहाँ पे लिखें 2 × 1+1 कोमल गाएँ। अब 2 लिखें, m की जगह पे 2 पुट कर दें, +1 फिर कोमल गाएँ, फिर ये वैसे लिखें m की जगह पे 3। हम बेसिकली क्या पुट कर रहे हैं, n1 से स्टार्ट होता है तो पहले 1 पुट किया इस पूरी में, फिर 2 आएगा तो इसमें 2 पुट कर दिया, जहाँ पे m आ रहा है अब यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और आगे सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे m4 पुट कर देंगे, +1 कर देंगे और कोमा अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे 2 टाइम्स 1 ज़ार 2 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 3। 2 2 ज़ार 4 +1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 2 टाइम्स 6 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 करेंगे तो दैट विल बिकम 7। और यहाँ पे करेंगे 2 टाइम 4 ज़ार 8 +1 करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने उसको इसकी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 11n वेयर n बिलोंग टू होल नंबर एंड n जो है वो हमारे पास लेस देन है 11 से। तो बेसिकली अब हमारे पास जो n है, जो नंबर है इसके अंदर जो n की फॉर्म है वो 2n है, और ये n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। और होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर अप टू 100 चलते जाते हैं। तो हमने बेसिकली अब इस n की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर इसी तरह 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 तो करते हैं। x की फॉर्म किसकी तरह है, 11n, तो 11 × 0 प्लस 11 × 1 प्लस 11 × 2। पहले 0 पुट किया ये बनेगा, 1 पुट किया ये बनेगा, 2 पुट किया तो ये बनेगा। इसी तरह यहाँ पे कॉमल गए और यहाँ पे भी कॉमल आएगा, सॉरी ठीक है। 11 × 3 किया, अप टू 100 चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 11। अब हमने जो है n की वैल्यू 11 से लेस तक रखनी है, ठीक है। अगर 11 से कम रखेंगे तो 11 से छोटा नंबर होल नंबर के अंदर कौन सा आएगा, वो हमारे पास आएगा 10। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 10 तक जाना है, ये बात आपने इंश्योर कर लेनी है। तो हमने होल नंबर से स्टार्ट लेना है, लेकिन n जो है हमारे पास लेस देन 11 होना चाहिए, तो हम 10 तक लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हम 11 × 10 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लेस देन 11 है, 11 से आगे नहीं जाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, दैट विल बिकम 11, और ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बिकम 22। यहाँ पे 33 आ जाएगा और अप टू सो ऑन 11 टाइम 10 करेंगे तो वो 110 आपके पास बनेगा। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक है। ये हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते, क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास इवन नंबर से, एंड वो हमारे पास 4 से बड़े होंगे और x जो है 6 से छोटा होगा। तो हम अगर हम इवन नंबर की बात करें, ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास 4 से लेकर 6 तक जाना है, तो 4 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 6 आता है। तो क्या 4 और 5, ये 4 और 5 शामिल नहीं है, अगर शामिल होते तो यहाँ पे इक्वल टू वाला भी सिंबल लगा होता है, ठीक है। तो 4 से आपने बड़े लेने हैं और 6 से छोटे लेने हैं, तो 4 और 5 और फिर 6 आएगा। तो क्या 5 इवन नंबर में आता है, नहीं, 4 के बाद जो डायरेक्ट इवन नंबर आता है हमारे पास वो 6 आता है। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट 4 का आंसर बनेगा वो खाली सेट बनेगा। कोई भी ऐसा सेट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 के दरमियान इवन हो, ठीक है। तो ये आपने इसको कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है, क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास ऑड नंबर से, और ऑड नंबर जो है 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और लेस से ग्रेटर और इक्वल टू हैं 7, x लेस दैन 7। 5 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए।
तो अगर आप गौर करें 5 के बाद 6 आता है और 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर की पहचान क्या होती है? अगर किसी नंबर के एंड के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है उस नंबर के एंड पे, तो वो हमारे पास हमेशा इवन होता है। या दूसरा ऐसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो, उसको भी हम इवन नंबर ही कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो 5 के बाद 6 आता है, 6 एक इवन नंबर है, हमने कौन सा लेना है? ऑड नंबर लेना है। तो 5 के बाद हमारे पास 6 आएगा, 6 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे 5 भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 5 शामिल है, मतलब ये ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो हमने 5 यहाँ पे इंक्लूड है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे 4 और 6 शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है? इंक्लूड है। तो 5 से लेकर 7 तक अगर आप इवन नंबर देखना चाहते हैं, 7 नंबर से छोटे छोटे, क्योंकि 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो 5 के बाद 6 आएगा, लेकिन वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑड नंबर आएगा जो 5 भी शामिल हो और 7 से छोटे हो? तो वो हमारे पास सिर्फ 5 नंबर ऑड है। ठीक है, ये हमारे पास इस सेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 6, इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच डैट, एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, एंड एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक्स जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। तो हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, इसकी फॉर्म बनाते हैं कि एक्स की शक्ल कैसे होगी, जैसे हमें एक्स की शक्ल पीछे बना के दी होती है। तो यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को ख़त्म करें, स्क्वायर ख़त्म करें तो अंडर रूट ले लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि हमने वो रैशनल नंबर लेने हैं जिनकी शक्ल इस तरह की होगी। तो क्या आप समझते हैं कि ये रैशनल नंबर है? ये हमारे पास नॉट अ रैशनल नंबर है, नॉट रैशनल नंबर। यहाँ पे एक हम बात करते हैं कि अगर अंडर रूट हो और नीचे नंबर प्राइम हो तो वो हमेशा हमारे पास क्या होता है? इर्रेशनल होता है। इसको आपने याद रखना है। और प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जो अपने आप पे या अपने 1 पे डिवाइड होते हैं, या 1 पे डिवाइड हो जाए या अपने आप पे डिवाइड हो जाए, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये भी प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमेशा हमारे पास इरेशनल आएगा। ठीक है, तो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म का कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? खाली सेट आएगा। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स सच डैट, एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसके साथ क्या है कि एक्स की जो शक्ल है वो माइनस एक्स के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने रैशनल नंबर में आप वो सेट लेने हैं जो अपने माइनस के इक्वल होंगे। तो हम आपसे पूछते हैं क्या 3 इज़ इक्वल टू -3 हो सकता है? तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कह दें कि 1/3 इज़ इक्वल टू -1/3, तो ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जो अपने नेगेटिव के इक्वल भी हो। लेकिन यहाँ पे हम ज़ीरो की बात करें तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता अदर दैन ज़ीरो। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा सेट आएगा? ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो वो वाहिद नंबर होता है, इसको आपने याद रखना है कि ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप 0 इज़ इक्वल टू -0 भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ज़ीरो सेट इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8। जी, क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक्स सच डैट, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से, और एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए इरेशनल नंबर से। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, इसके सेट में कौन से नंबर आएंगे वो देखते हैं। तो रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, ये बात आपको पता है। अब वो ये कह रहा है कि हमने रियल नंबर के वो नंबर लेने हैं जो इरेशनल से ना हो। तो इसका मतलब ये वाला स्किप हो जाएगा। तो अगर ये वाला स्किप हो जाएगा तो रियल नंबर में किसके नंबर रह जाएंगे? सेट ऑफ रैशनल नंबर के। तो ये इसके अंदर हमारे पास क्यू सेट जो है पूरा रैशनल नंबर का आ जाएगा, जिसके अंदर इरेशनल के नंबर शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 था। जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 8 पार्ट थे, उनको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। लेट u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है। ए हमारे पास 2 4 6 10 तक
इवन नंबर दिए हैं और बी हमारे पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और सी हमारे पास ये दिया हुआ है 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनके मेंबर्स लिखने के इसके एलिमेंट कौन से होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो इसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं यू के और बाकी सेट्स के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास u दिया हुआ है, u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक दिया हुआ है। तो u से मुराद है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है जिसके अंदर सेट के तमाम एलिमेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा सेट होता है, ठीक है। जितने भी सेट इसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, उन सब से ये बड़ा सेट होता है, इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 और 10 है, और b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमारे पास जो c की वैल्यू है वो दी हुई है 1 3 5 7 9। तो जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1, उसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करते थे, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, u पहले लिखना है, ये एक में करवा देता हूँ, बाकी हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। अप टू 10, ये पहले u की वैल्यू आ गई, अब माइनस लगाएंगे, a की वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू ये है 2 4 6 8 और 10। तो जब हम माइनस करते हैं, u माइनस ए ले रहे हैं, तो इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इसमें से आपने काट देने, जो इधर हैं वो इधर ना हो, आपने वो लेने हैं जो इधर हों और इधर ना हो। अगर जो दोनों में, वो आपने नहीं लेने, जैसे 1 इधर है इधर नहीं है हम ले लेंगे, 2 इधर भी है इधर भी हम नहीं लेंगे, 3 इधर है इधर नहीं है तो हम ले लेते हैं। तो देखिए अगर आप इवन नंबर की बात करें तो सारे इवन नंबर इधर से एल्यूमिनेट हो जाएंगे, बाकी नंबर इधर आ जाएंगे। तो वो हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास हमने मालूम करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लेंगे, u माइनस बी आप करेंगे। पहले आप u सेट लिखेंगे इसी तरह से, फिर माइनस लगाएंगे, फिर b सेट लिखेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो u माइनस बी जब आप करेंगे, a इधर भी है 1 इधर भी इधर भी काट जाएगा, 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है, तो ये काट जाएंगे। तो 6 हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6, उसके बाद 7 8 9 और 10, ये हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएंगे। तो वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो और बी में ना हो। तो हमारे पास 6 7 8 9 और 10 आ जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है क्वेश्चन 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, उसमें हमने मालूम करना है ए यूनियन बी क्या आएगा। तो हम पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही दोनों को मिला के लिखना है, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इधर से 3 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, और इधर से हमारे पास 5 आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखना है, ठीक है, ए के भी और बी के भी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब हमने आगे क्या लेना है, ए माइनस बी मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 4 है, उसमें आपने मालूम करना है ए माइनस बी। तो अब आपने ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को माइनस करना है कि वो एलिमेंट लेंगे जो ए में हो और बी में ना हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है तो नहीं लेंगे। तो कौन से एलिमेंट है ए के जो बी में नहीं है, 2 भी है 4 भी है, ठीक है। तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये ए माइनस बी आएगा कि वो एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमने क्या मालूम करना है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है जी, पार्ट नंबर 5 में आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का आपने सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहे हैं उनको मिला के लिखना है, जो दोनों में होगा वो नंबर आएगा। तो ये ए और ये सी, मैंने दोनों पे उंगलियां रख ली, तो वो नंबर लेने हैं जो दोनों में हो। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ए में वो नंबर हैं जो सारे इवन हैं और सी में वो नंबर हैं जो सारे ओड हैं। क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन होगी, नहीं। तो ये हमारे पास इसका खाली सेट आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 6 की तरफ।
पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपने मालूम करना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आता है। तो अभी हमने मालूम किया था ए का कॉम्प्लीमेंट, वो आया 1 3 5 7 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले हम सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके समझते हैं। तो सी का कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम कर लेते हैं, वो आएगा यू माइनस सी। तो यू के एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10, और सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, और सी में एलिमेंट है 1 3 5 7 9, तो सारे ऑड नंबर इधर है। तो इसका मतलब है इसके कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन नंबर आ जाएंगे, 2 4 6 8 और 10। तो ये वाले वो नंबर हैं, ये वाले जो सी में नहीं है, ठीक है। तो हमने यही नंबर लेने जो इधर हों और इधर ना हो, 1 इधर भी है इधर भी, हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी का सी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। पहले सी नहीं था, हमने ये मालूम कर लिया, ये हमने मालूम करना था। अब हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी आपने मालूम किया, ये पड़ा 1 3 5 7 9, तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो लिख देते हैं 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे वो एलिमेंट पड़े हैं जो ऑड है, यहाँ पे वो पड़े हैं जो इवन है, तो यूनियन में दोनों को मिला के लिखते हैं। तो ये पूरा सेट बन जाएगा 1 2, नेक्स्ट 3 आ जाएगा, आगे 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और इधर से 6 आ जाएगा, इधर से 7, इधर से 8, इधर से 9 आ जाएगा, और इधर से 10। तो ये हमारे पास पूरा ये सेट बनेगा। और बेसिकली ये किसके इक्वल है, ये यू के इक्वल आ जाएगा सेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। पार्ट नंबर 6 हमने किया है, अब पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमने क्या मालूम करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनियन सी के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने मालूम किया था, क्या आया था 1 3 5 7 9 आपने मालूम किया था, और यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी का एलिमेंट है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का जब आप सी के साथ यूनियन लेंगे तो वो यही एलिमेंट आ जाएंगे। दोनों के एलिमेंट को मिला के लिखना, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 3 5 7 एंड 9, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। वन थ्री फाइव सेवन नाइन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 8। तो उसमें आपने u का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो u का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का मतलब क्या है कि u माइनस यू आपने करना है। ये u के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में से u को निकालना है। तो u के एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 अप टू 10। तो इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो इधर ना हो। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इधर हो और इधर ना हो, सारे ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट हमारे पास यू के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड सिंगलटन सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। तो हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और हमने इसका आंसर जो है सिंगल सेट में लेके आना है, कि जैसे ये लिखा हुआ इसको किसी सिंगल सेट के इक्वल लेके आना है, जैसे ये लिखा हुआ इसको किसी सिंगल सेट के इक्वल लेके आना है। और अगर ज़रूरी है तो उसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो इसकी तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 1 की तरफ। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। हमारे पास दिया हुआ है कि ए का कॉम्प्लीमेंट आप बताएं, शक्ल बना के बताना कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह स्केच करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट के लिए डब्बा बनाते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म का, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किसके इक्वल होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो आपने यू के वो एलिमेंट लेने जो ए में ना हो। तो हमारे पास ये ए है। अब हमने वो एलिमेंट लेने जो यू के हों और ए के ना हो। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ए है तो ये एलिमेंट नहीं लेने, इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट या यू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है यूनियन के साथ। तो लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है,
ये हमारे पास एक ए है। तो अब हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ। तो ये बाकी सारे एलिमेंट पड़े जो हैं वो यू के हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ए के अंदर हों और यू के अंदर, दोनों के अंदर हों। ठीक है, तो हमने ए का यू के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए और यू में दोनों में हों। तो वो एलिमेंट कौन से होंगे? जो ए के अंदर पड़े होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन यू जो है वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल आएगा? ए के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ए का पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3। तो इसमें हमने क्या करना है? क्वेश्चन 4 पार्ट 3 है, ए यूनियन यू के साथ हमने इसका यूनियन लेना है। तो बेसिकली क्या आएगा? ये हमारे पास अगर इसकी फॉर्म बनाए यूनिवर्सल सेट के लिए, ये यू है, ये ए है। तो अगर अब हमने वो एलिमेंट लेना है जो ए के भी हों और यू के भी हों, तो इसका मतलब ये पूरा डब्बा आ जाएगा, ये पूरे सेट आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा पूरा सेट क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। तो इसको आप यू के इक्वल भी लिख सकते हैं, और वेन डायग्राम के अंदर आप इसको इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है ए, और इसका यूनियन हमने लेना है खाली सेट के साथ। तो किसी भी सेट का खाली सेट के साथ आप यूनियन लेंगे, वो क्या आएगा? वही सेट ही दोबारा आ जाएगा। और अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सेट ए पड़ा हुआ और इसके अंदर कोई खाली सेट पड़ा है। खाली सेट का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम एक सेट का उसके खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट दोबारा आ जाएगा। तो ये जो ए है ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये यूनियन खाली सेट उसको हमने इस तरह से ज़ाहिर किया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, खाली सेट का इंटरसेक्शन लेना अपने खाली सेट के साथ। तो खाली सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? एक खाली सेट आएगा। और अगर आप इसको ड्रा करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है। क्या खाली सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है? नहीं होता। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जी, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ए माइनस बी का जो आंसर है वो इक्वल आता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, और इसी तरह इसको भी हमने प्रूव करना है। तो वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव करना है कि जो ए माइनस बी है वो किसके इक्वल आता है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारे पास है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। तो ए माइनस बी जब आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ए के वो एलिमेंट लेने जो बी के अंदर ना हो, या कहने का मतलब है वो एलिमेंट जो ए के हों और बी में ना हो। तो अगर हम इसको इस तरह से बना लें तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये बी के एलिमेंट ये ए के अंदर, और ये वो वाले एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। लेकिन हमने वो लेने हैं जो ए में हो और बी में ना हो, तो ये वाले हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ए वाला सेट हमारे पास आएगा। उसके बरक्स अगर हम यहाँ पे अब लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हल करें, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट ना है, ये ए है, ये बी है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट लेते हैं। तो जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किसके इक्वल होता है? यू माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसमें से हमने बी के सारे एलिमेंट हमने माइनस कर देने हैं, बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे वो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये इतने ये जो सारे हैं ये बी के एलिमेंट है, तो इन सब को रिमूव कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये वाले हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन लेना है। तो जब आप बी के कॉम्प्लीमेंट का ए का आप यूनियन लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया? ये सारा आया। ठीक है, ये सारा हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास। तो अब हमने इसका यूनियन किसके साथ लेना है? ए के साथ। तो उसकी ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा। जी, तो हमारे पास इसको बना रहे हैं हम, ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया। अब हमने ये जो बी का कॉम्प्लीमेंट आया है इसमें हमारे पास इतना एरिया नहीं है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये वाला जो एरिया है वो ए का भी है और बी का है, लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एरिया नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस बी के अलावा
ठीक है। इसके अलावा इस सारे रीजन का ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये एलिमेंट ए के भी हैं और बी के भी हैं, तो यहाँ पे हम ए के एलिमेंट को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला रीजन भी आ जाएगा जो दोनों में कॉमन था, ठीक है, और बाकी जो था वो तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है बुक के अंदर, ये वाला जो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वेरीफाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि अगर हम ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दें, देखें अब हमारे पास जो बी का कॉम्प्लीमेंट ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ए माइनस बी। अब अगर हम इस यूनियन को, ये जो हमारे पास यूनियन है, इसको अगर हम इंटरसेक्शन में बदलें अपनी तरफ से, तो फिर इसका ग्राफ क्या बनता है वो बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये रिज़ल्ट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो अगर हम देखें ये हमारे पास पूरा ये रीजन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया शामिल नहीं है। अगर हम इस सारे रीजन का इस पूरे ए के साथ कॉम्प्लीमेंट लें तो वो कौन सा एरिया आएगा? वो सिर्फ ये ए वाला एरिया आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं आएगा। तो ये वाला हमारे पास बनेगा, देखिए ये ए वाला आ जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ यही वाला आएगा। जब आप ए का बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, ठीक है, जब बी के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, जो सिर्फ ए का है, जो दोनों का कॉमन है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट जो है ये प्रूव हो सकता है कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए यूनियन की जगह पे तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि आपने प्रूव करना है ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके, सॉरी, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने इंटरसेक्शन लेना है इसका बी के साथ और वो बी के इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने बी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ दी होती है वो हम बनाते हैं, तो पहले ए माइनस बी बनाते हैं। तो जब आप ए माइनस बी लेंगे, अभी हमने पीछे भी बनाया था, तो वो हमारे पास कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट लेने हैं और बी के एलिमेंट नहीं लेने, जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं आएंगे। तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, इसको ए का नाम दे लेते हैं, इसको बी का नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए माइनस बी है, ठीक है। अब अगर हम ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब है यू में से आपने ए माइनस बी को माइनस कर देना। अब इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी शक्ल बनेगी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, उसमें से हमने ये वाला सेट रिमूव करेंगे तो बाकी ये हमारे पास सारा आ जाएगा जी, सिर्फ ए वाला सेट नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला सारा आ जाएगा। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट भी है, ये ए था, ए माइनस बी था ना, तो ए माइनस बी से ये वाला जो रीजन है, जब हम इसमें से यू को माइनस करवाएंगे तो ये सारा रीजन माइनस हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो वो देखते हैं क्या बनता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको आगे इम्प्लाइज करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन अब हमने किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो सेट दिया हुआ है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो जब आप इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारा रीजन, ये वाला सारा रीजन आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ ए वाला नहीं आ रहा। तो जब आप इंटरसेक्शन इसका बी के साथ लेंगे तो वो सिर्फ क्या आएगा, ये बी सेट ही आएगा, क्योंकि बी के अंदर वही एलिमेंट आ रहे हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, वो दोनों लेने हैं। जो ए वाले एलिमेंट है ये बी में नहीं आ रहे, इसके का मतलब ये है उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो ये वाला जो सेट बी है इसके ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जब और ये किसके इक्वल आंसर आया, ये पूरा सेट क्या बन गया, बी बन गया। और ये हमने शो करवाना था कि जब आप ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लें और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो वो पूरा सेट बी के इक्वल आएगा। और अगर हम इस बी को बनाएं तो वो बेसिकली क्या बनेगा, राइट हैंड साइड अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये है ए, ये ए है, ये बी है, पूरा बी हमने लेना है, तो वो ये हमारे पास बनेगा,
ठीक है। तो ये देखिए दोनों सेट हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर ये है, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर ये हमारे पास आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। तो हमने सेट्स के लिए प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने मालूम करना है, ठीक है। और पहले हमने इस सेट के लिए करनी, ए के लिए, ए में पहला पार्ट क्या है, ए के ये एलिमेंट, बी के ये हैं, सी के ये हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये तीनों सेट्स के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी है। फिर पार्ट सी ये जो आ रहा है, ए नेचुरल नंबर हो, बी इंटीजर हो, और सी जो है हमारे पास रैशनल नंबर हो। तो इन तीनों सेट्स ए बी सी अगर तीसरे पार्ट के लिए फिर हमने ये चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन 6 में हमारे पास है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है तो उसके लिए हमें कम से कम 3 सेट चाहिए होते हैं। हमने ए बी सी 3 सेट लिए, पहले ए यूनियन बी लेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। ये बेसिकली ऐसे ही है, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन ये सी, इस तरह लिख लें। तो पहले इन दोनों का यूनियन ले लें, उसका सी के साथ यूनियन ले लें, और फिर क्या करें, फिर बी और सी का इधर दोनों का पहले यूनियन ले लें, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लें। तो ये एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है। इसी तरह एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास यूनियन है वहाँ पे आप क्या कर दें, इंटरसेक्शन लगा दें। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, फिर इधर बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लेना है, जो ब्रैकेट में उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, और उसका जो आंसर है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन है और इसने किसके ऊपर जाना है, इंटरसेक्शन के ऊपर जाना। तो मतलब ए आएगा, फिर उसके बाद यूनियन आएगा, और आगे उसने किसके ऊपर अप्लाई होना है, यूनियन ने ओवर किसके ऊपर अप्लाई होना है, इंटरसेक्शन के ऊपर। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे और पीछे से यूनियन उसके ऊपर अप्लाई होगी, और ये होगा कैसे, ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर ये जो इंटरसेक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ए यूनियन सी आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, तो ए यूनियन सी पहले आ जाएगा अंदर, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। इंटरसेक्शन ने यूनियन के ऊपर जाना है, तो ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये इन दोनों का यूनियन है अंदर। तो ये अप्लाई कैसे होगी, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर ये वाला यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली को इसको 3 का नाम दे लेते हैं, और इसको 4 का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको लेके चलना है और प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए के अंदर 1 2 3 4 ए के एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8 बी के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट है हमारे पास 5 6 7 9 10। इनके अंदर 8 नहीं शामिल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, यूनियन वाली को, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या करना है, हमने लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लेंगे, और लेफ़्ट राइट हैंड साइड के लिए ए यूनियन सी पहले लेंगे और उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो पहले ए और बी का यूनियन जब आप लेंगे, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे, और उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, और 1 2 3 4 3 4 इधर भी आ रहा है, आगे क्या आ जाएगा 5 6 7 8। तो ये जो हमारे पास सेट है इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8 आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8 हमारे पास आ जाएगा। आगे यूनियन है तो ये यूनियन लगा देते हैं, ठीक है। आगे सी है तो सी के एलिमेंट लिख लेते हैं, वो है 5 6 7 9 और 10 है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इधर हम इसको हल कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम इधर हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे का यूनियन लेना, तो इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, 8 तक यहाँ पे एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। आगे 9 और 10 इसमें आ रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन सी को हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के एलिमेंट को वैसे लिख लेते हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है। आगे यूनियन है तो यूनियन लगा लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, बी और यूनियन को सी को सॉल्व कर लेते हैं, बी और सी का यूनियन लेना है। तो 3 4 5 6 7 8 इधर है और 9 और 10 इधर है, तो 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखें 8 यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन हमने इनको मिला के लिखना है जब यूनियन लिखें। तो अब 1 2 3 4 5
3 4 इधर आ रहा है, इसका यूनियन हमने लेना है इन सब के साथ। तो 4 तक इधर है, 5 6 7 8 9 10 इधर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब हम इसको प्रूव करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन कर देना। हम ए पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें और बी और सी का इधर से इंटरसेक्शन लेके इसके साथ सॉल्व कर दें, इसका इंटरसेक्शन लेके इसके साथ सॉल्व कर दें, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 4 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 4 आएगा। इसका इंटरसेक्शन आपने सी के साथ लेना है, तो सी के एलिमेंट हैं 5 6 7 9 और 10। तो क्या इनके इंटरसेक्शन में कोई चीज़ आ रही, नहीं, तो वो खाली सेट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बी और सी का पहले इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारे पास बी है और ये सी है। इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 6 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 7 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो 5 6 7 इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन लगा लें, 5 6 और 7 आ जाएगा। इधर हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं, तो ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। इसका इंटरसेक्शन हमने इसके साथ लेना है, तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में हो, ठीक है। दोनों को मिला, जो दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं। 1 2 3 4 इधर है, 5 6 7 इधर है, तो कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का, वो हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हमने क्या लेना है, बाहर यूनियन लेनी है और अंदर दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो तीसरे की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा ए यूनियन बी और यहाँ पे दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर ए यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने क्या लेना है, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन आपने लेना है, तो वो भी आपने लिया था, बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, 5 6 7, तो ये आ जाएगा 5 6 7, ठीक है। इसका यूनियन लेना ए के साथ, तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 4। तो ए 1 2 3 4 5 6 7, यूनियन में दोनों को मिला के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये इसका यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे भी इक्वल टू लगाएंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब ए यूनियन बी हमने लेना है, तो ये हमारे पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट कौन से हैं, 4 तक, तो इधर भी आ जाएंगे 5 6 7 8। तो 1 से लेकर 8 तक पहले सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हमने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए यूनियन सी के साथ। तो ये हमारे पास ए है 1 2 3 4 और इसका यूनियन हमने लेना है सी के साथ। इंटरसेक्शन है जी, यूनियन है, तो दोनों को मिला के लिखना है। 1 2 3 4 इधर है और 5 6 7 9 और 10 तक जाना है, मतलब 8 नहीं है, तो 1 से लेकर 10 तक हमने एलिमेंट लिखना है जब ए यूनियन सी हम करेंगे, ए और सी को यूनियन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 ए में भी नहीं है और ना सी में, 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है, 5 भी दोनों में आ रहा है, 6 भी दोनों में आ रहा है, 7 भी दोनों में आ रहा है, 8 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, 9 और 10 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। तो ये यहाँ तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एसोसिएटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी हमारे पास प्रूव हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम पार्ट 4 लास्ट इसका जो पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 4 में हमने क्या प्रूव करना है कि एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो ये होता है कि अब इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर जाएगी, तो ये कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है, फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ये हमने लेना है। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 है। बी और सी का हमने यूनियन लेना है, बी और सी का यूनियन क्या आता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा लेते हैं। बी और सी का यूनियन देखिए, ये बी है और सी है, इनको मिला के लिखना है 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर आ रहा है, तो 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट आ जाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इधर सॉल्व कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 और 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास 3,4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये ए है ये बी है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो, तो 3 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये इसके एलिमेंट आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के 3,4। आगे यूनियन आ रहा है तो यूनियन लगा लेना है। अब ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये ए है और ये सी है, तो इनका इंटरसेक्शन लेना जो दोनों में आ रहे हो। तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ से 5 से लेकर कितने तक आ रहे हैं, 10 तक। तो इसका मतलब यह है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो खाली सेट का यूनियन लेंगे हम 3 4 के साथ, तो उसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 3,4 सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो अभी हमने ये वाला पार्ट नंबर क्वेश्चन 6 का पार्ट ए इसके अंदर प्रूव किया। अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट बी करते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ यही सारी प्रूव करनी है, पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी, उसमें हमारे पास एलिमेंट किस तरह के दिए हैं वो देखते हैं जी। बी के अंदर हमारे पास सेट दिए हुए हैं, जो ए है वो हमारे पास खाली सेट है, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास ज़ीरो सेट है, उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो सी है उसके अंदर हमारे पास है 0 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रूव करनी है। उसमें हमारे पास क्या होता था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ए यूनियन बी जब आप करेंगे, खाली सेट का बी के साथ यूनियन लेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है, खाली सेट का 0 के साथ यूनियन लेंगे तो ये आएगा। अब हमने इसका यूनियन लेना सी के साथ, तो वो है हमारे पास 0 1 2, तो 0 को इसके साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा सेट ये आ जाएगा 0 1 2, ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हल करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए ए हमारे पास खाली सेट है तो वो हम खाली सेट लिख लेते हैं, यहाँ पे यूनियन लगा लेते हैं। बी और सी का जब आप यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका यूनियन करेंगे तो आएगा 0 1 2, ठीक है। तो अब इसका हमने यूनियन लेना खाली सेट के साथ, तो वो यही दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसमें हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे खाली सेट है और यहाँ पे 0 है, तो क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन है, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन आएंगे, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, वो हमारे पास है 0 1 2, तो ये 0 1 2 है, ये खाली सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा। अब ए हमारे पास खाली सेट है, उसको वैसे लिख लेते हैं, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। बी और सी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो 0 सेट आएगा, ठीक है, 0 एलिमेंट आएगा। तो खाली सेट का 0 सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये कैसे आता है, ये आता है ए का यूनियन बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा और ए का यूनियन सी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, इसका आंसर इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है, ये ए ऊपर लिख लेते हैं। तो ए क्या है, खाली सेट है, यूनियन लेना है। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो हमारे पास 0 सेट आएगा।
तो इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो सेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ से ए का यूनियन बी के साथ लेंगे तो ये ए है, इसका यूनियन बी के साथ लेंगे तो वो ज़ीरो सेट आ जाएगा, ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए और सी का यूनियन लेना है, ये सॉरी ए और सी का, ये ए है और ये सी, इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2। इंटरसेक्शन में दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो लेना है, तो ये यहाँ पे ज़ीरो सेट आ रहा है तो ये ज़ीरो सेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है पार्ट बी के लिए। अब हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के ऊपर, ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये एसोसिएट इंटरसेक्शन है ना ओवर यूनियन के ऊपर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ये यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ए हमारे पास खाली सेट है वो वैसे लिख लेते हैं, बी और सी का यूनियन करें तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो हमारे पास दोनों को मिला के लिखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे, सॉरी पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही नहीं, खाली सेट ही आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कोई चीज़, जी ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी का, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन हमने लेना है तो ए इंटरसेक्शन सी लेना है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना है, खाली सेट है, खाली सेट का यूनियन खाली सेट के साथ लेंगे तो वो खाली सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर सी की तरफ। जी ए में हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बी के अंदर हमारे पास 0 + -1 + -2 ये वाले नंबर है और सी के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव ऑफ यूनियन प्रूव करते हैं। तो वो हमारे पास होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा के इसके साथ सॉल्व कर दें, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा के इसके साथ सॉल्व कर लें। तो ए का जब आप यूनियन लेंगे बी के साथ, ये ए है, ये इसका यूनियन बी के साथ लेंगे तो हमारे पास पूरा बी सेट, जो बड़ा सेट होता है यूनियन में वो आता है, तो ये जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी जो है हमारे पास क्यों है, तो ये हमारे पास ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये बड़ा सेट क्यों होता है ये आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है तो वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे यूनियन लिखते हैं। बी और सी का यूनियन जब करेंगे, ये बी है और ये सी, इनका यूनियन करेंगे तो जो बड़ा है वो आएगा, तो वो क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जब नेचुरल नंबर का और रैशनल नंबर का यूनियन लेंगे तो जो रैशनल नंबर है वो बड़े हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर बी क्वेश्चन 6 सी के पार्ट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। उसमें हमारे पास था एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, फिर इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें। तो अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप ए का, जी अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ए के जो एलिमेंट है वो 1 से 2 3 अप टू 7 जा रहे हैं और बी के अंदर वो एलिमेंट है 0 + -1 + -2 + -3। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर अप टू 7 पॉजिटिव इधर वाले इसमें नंबर हैं और इसमें नेगेटिव वाले भी नंबर हैं, 0 भी नंबर और 1 से लेकर पॉजिटिव वाले भी नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे जो दोनों में हो। और इसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ, तो इंटरसेक्शन क्यू के साथ जब इसका आप लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। देखें अब इंटरसेक्शन में जो छोटा नंबर होता है ना वो आता है, नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर में पाए जाते हैं, तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसको लिख लेते हैं। अब बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी के अंदर 0 नंबर शामिल है, +- वाले नंबर शामिल हैं और क्यू के अंदर बटे वाले भी नंबर शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर बटे वाले नंबर शामिल नहीं है रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जब आप बी का और सी का इंटरसेक्शन लेंगे इंटीजर का और रैशनल नंबर का, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आएगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप नेचुरल नंबर और इंटीजर का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें नंबर है 1 से लेकर पॉजिटिव की तरफ और इसमें 0 भी शामिल है, माइनस वाले भी नंबर शामिल है और पॉजिटिव वाले भी शामिल है, तो दोनों में जो होंगे वो हमने लेने, तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 के लिए। वो हमारे पास क्या था, ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो हमारे पास ये था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास बनेगा
ए यूनियन बी और दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी, ये हमने प्रूव करना है। तो ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, वो वैसे लिख लेते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो छोटा सेट होगा वो आएगा। सेट ऑफ इंटीजर छोटा है, रैशनल नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। अब यूनियन में जो दोनों को मिला के लिखना है, तो नेचुरल नंबर सारे इसमें कंटेन करते हैं, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ए यूनियन बी जब लेना है, ये ए है और ये बी, इन दोनों का यूनियन जब लेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आएंगे। जो बड़ा सेट होता है यूनियन में वो आता है, इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे। ए और सी का अब यूनियन लेना है, ये ए है और ये सी, इनका जब यूनियन लेंगे तो क्यू सेट आएगा हमारे पास। और अब जब इंटरसेक्शन लेना तो जो छोटा सेट है वो आएगा। जी के तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास आएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं। लेकिन रैशनल के इसके अंदर एलिमेंट नहीं पड़े, जैसे 1/2 रैशनल में तो है लेकिन इंटीजर में नहीं है, तो वो हमारे पास जी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास दरमियान में यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसको वैसे लिख लेते हैं। बी और सी का यूनियन लेना है, ये बी है और ये सी है, दोनों को मिला के लिखना, तो जो बड़ा सेट है वो रैशनल नंबर है, तो वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब इंटरसेक्शन में वो लेना जो छोटा सेट होगा, एन के तमाम एलिमेंट इसमें पड़े हैं लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इसमें नहीं पड़े, तो एन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा वो लेना था, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें। ए का इंटरसेक्शन जब बी के साथ लेंगे, नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। उसके बाद अब हमने यूनियन लेना है, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इस ये के तमाम एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर नहीं पड़े, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। और नेचुरल नंबर का यूनियन नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी, क्वेश्चन 7 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। तो ये हमारे पास सेट दिए हैं, यू ए और बी दिया हुआ, तो इसके लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट लिख लिया, ये यू है, ये ए है और ये बी है। यू में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है, ए से हमारे पास जो है वो सारे इवन नंबर हैं, 2 से लेकर 20 तक, 2 4 6 है, इस तरह 20 तक। और बी के अंदर हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 अप टू 19। तो डी मॉर्गन लॉ हमारे पास जो पहला होता है वो ये होता है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी है, ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला डी मॉर्गन लॉ है। अगर हमारे पास, सॉरी ये हमने दोनों सेम लिख लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दरमियान में यूनियन ले लें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, सॉरी ये इंटरसेक्शन में हमारे पास बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डी मॉर्गन का दूसरा लॉ होता है। तो इसको प्रूव करते हैं और चलते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट आना है, जो दोनों में हो। तो ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। इसमें सारे इवन नंबर हैं, इसमें सारे ओड नंबर है। क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आएगी, नहीं, तो वो खाली सेट आ जाएगा। अब उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि यू सेट में से आपने इसको माइनस करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू 20 और इसमें हमारे पास कौन सा सेट है, खाली सेट है। तो अब हमने वो वाले एलिमेंट लेने हैं, ये हम कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। 20 तक आ जाएंगे, यहाँ पे खाली सेट आ गया। ये वो वाले एलिमेंट लेने जो इधर हों और इधर ना हो। तो ये सारे एलिमेंट वो हैं जो इधर नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 से लेकर 20 तक इसका सारा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 अप टू 20। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ पे लिख लेते हैं
राइट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड के लिए वर्क कर रहे हैं, ये वाली जो साइड है इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ए को कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए। तो यू में से आपने ए के तमाम एलिमेंट को माइनस कर देना, मतलब वो एलिमेंट लेना है जो यू में हो और ए में ना हो। तो 1 इधर है, 8 ए में नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 4 6 अप टू 20 तक वो वाले एलिमेंट सारे इवन नंबर इसमें से रिमूव कर दें क्योंकि वो ए में हैं, तो बाकी सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। 3 5 7 अप टू 19 हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा यू माइनस बी। तो आप यहाँ पे यू में से आप बी के तमाम एलिमेंट को माइनस करेंगे तो 1 इधर भी है, इधर भी एक माइनस हो जाएगा, 3 भी निकल जाएगा। तो सारे इवन नंबर हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि बी के अंदर ऑड नंबर है तो यू में भी ऑड नंबर है, तो यू के तमाम ऑड नंबर को रिमूव कर देंगे। तो 2 से लेकर हमारे पास 20 तक जो एलिमेंट इवन नंबर है वो हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है जो इवन नंबर है और बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर हैं जो ऑड नंबर है, ठीक है। तो सॉरी, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में ऑड नंबर है और बी के कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर है, तो हमने इन दोनों को मिला के लिखना है, दोनों को कंबाइन करना है यूनियन में। तो इवन भी आ जाएंगे और ऑड भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा 1, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, अप टू 20 तक ये सारे मिला लेंगे। मतलब इसके और इसके ये वाले एलिमेंट ये ऑड है और ये इवन है, इनको मिला के लिखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक बन जाएंगे। तो देखें कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो जाएगी। पहला डी मॉर्गन का लॉ हमने प्रूव कर लिया। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे पास है, पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको 2 भी लिख लें ऐसे तो ए यूनियन बी हम पहले ले रहे हैं। तो ये ए है ये बी है, इनको मिला के लिखना है। ये ऑड नंबर है ये A1 है, तो ये 1 से लेकर 20 तक बन जाएंगे टोटल जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए यूनियन बी जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। तो u में से a यूनियन b को माइनस कर देंगे। u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 तक और a यूनियन b हमारे पास क्या है वो भी 1 से लेकर 20 तक है। तो ये वाले सारे एलिमेंट ये वाले सारे एलिमेंट इसमें से रिमूव करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली सेट रह जाएगा, ठीक है। तो जो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आया वो हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने प्रूव किया वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इवन ऑड नंबर आते हैं, ये किया हुआ अभी हमने किया था। तो ये आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19 आ जाएगा। और बी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे, ये किया खड़ा 2 4 6 अप टू 20 तक आ जाएंगे बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब उसके लिए हमने क्या लेना है, राइट हैंड साइड में अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें सारे ऑड नंबर हैं, इसमें सारे इवन नंबर है, क्या इनमें कोई कॉमन नंबर आएगा, नहीं, तो वो खाली सेट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गई। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव करना था क्वेश्चन 7 के अंदर। अगर यू ये दिया है, ए ये है और बी ये है, तो ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द सेट पी हमारे पास दिया हुआ एक्स सेट दैट एक्स इज इक्वल टू 5m वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्यू हमारे पास दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m वेयर m इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फाइंड p एंड q। तो p हमारे पास इस शक्ल का है और q हमारे पास इस शक्ल का है, तो हमने p इंटरसेक्शन q बिलोंग करना है। तो ये हमारे पास p की शक्ल है, ये हमारे पास q की शक्ल है, और ये दोनों हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। इसके अंदर जो m है वो भी नेचुरल नंबर से, इसके अंदर जो m है वो भी नेचुरल नंबर से। हमें इस बात का पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे m की पहले वैल्यू 1 पुट करें तो जो p सेट है ये वाला वो हमारे पास क्या बनेगा, पहले 5 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 5 3 15, फिर 20, फिर 25 और अप टू 100 चलता जाएगा। ये हमारे पास p सेट के एलिमेंट्स हैं। और q के एलिमेंट क्या आएंगे, जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा 2, फिर जब 2 पुट करेंगे ये 4 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, अप टू 100 चलते जाएंगे।
ठीक है। तो हमने इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो P इंटरसेक्शन Q हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे P के एलिमेंट लिख लेते हैं, वो है 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। और इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है Q के साथ। तो Q के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, ये आ जाएगा 12, 14, 16, 18 और 20 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। हमने वो एलिमेंट लेने जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 10 इधर भी है, इधर भी है, 20 इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 के मल्टीपल वो आ रहे हैं जो जिनके एंड पे 10 आ रहा है, ठीक है, मतलब 0 जिनके एंड पे आ रहा है। जैसे 10 है, 10 आ गया, 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। आगे वाला कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, सोचें थोड़ा सा, इधर 30 आएगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25 है, फिर आगे 30 पड़ा है, और इधर 22 पड़ा है, फिर 24, 26, 28, उसके बाद 30 है। तो हमारे पास इसके अंदर 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके बाद 30 आ जाएगा, और इसी तरह सो ऑन ये चलते जाएंगे। ये इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर जो है हमारे पास वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमने ये शो करवाना है कि ए का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं ए यूनियन बी के साथ तो वो इसके इक्वल आता है। इसी तरह अगर आप ए का यूनियन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो इसके इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है, तो इनको प्रूव करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने रिजल्ट्स को डिड्यूस करना है, तो इसको लेके चलते। सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है, प्रूव करें कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास इक्वल आता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है। तो हम क्या क्या प्रूव करते हैं, हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को वैसे उठाते हैं, ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमारे पास लग रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये आएगा ए का इंटरसेक्शन आएगा ए के साथ, फिर उसके बाद हमारे पास ये यूनियन एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर ए का इंटरसेक्शन आएगा बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन आएगा बी के साथ। तो अगर आप ए का इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो वो क्या आएगा, वो ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए के वो एलिमेंट जो ए के ही अंदर है तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो ए ही आएगा। यहाँ पे यूनियन लगाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को उठाया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पे आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो ए का इंटरसेक्शन है ए के साथ वो ए के ही इक्वल आता है। ऐसे 3 दाने लगा के इस तरह से, ठीक है। आगे ये प्रॉपर्टी लगा के फिर इसकी जगह पे ए आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 9 पार्ट बी। उसमें हमारे पास दिया हुआ आपने प्रूव करना है कि जो ए है उसका अगर आप यूनियन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो हमारे पास इसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी के इक्वल आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड दोबारा उठाते हैं, ये हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, ए का यूनियन ए के साथ आ जाएगा, ए का यूनियन ए के साथ, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए का यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अब अगर आपको पता है कि ए हो उसका आप यूनियन लें ए के साथ तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ पे आप 3 दाने लगाएंगे, बिकॉज ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए के इक्वल, तो इसकी जगह पे ए आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए यूनियन बी एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमने प्रूव करना था, तो ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 7x-2 के इक्वल दिया हुआ और s हमारे पास इसके इक्वल दिया, देन फाइंड करें। पहले हमने जी ऑफ 0 मालूम करना है, फिर जी ऑफ -1 मालूम करना है, जी इंटू -5/3 हमने मालूम करना है। तो ये रिज़ल्ट हमने जी के लिए प्रूव करने हैं, और ये जो आगे वाले रिज़ल्ट आ रहे हैं 4, 5 और 6 ये वाले हमने एस के लिए इम्प्रूव करने हैं। तो इसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 7x-2। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि जी ऑफ 0 क्या आएगा।
तो जी ऑफ ज़ीरो आपने मालूम करना है, तो इसका मतलब जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो पहले जी ऑफ एक्स को दोबारा लिख लेते हैं, 7x-2 यहाँ पे करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। 7 टाइम्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो जी ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मालूम करना है जी ऑफ, पार्ट नंबर 2 में हमने मालूम करना है जी ऑफ -1 क्या आएगा। तो पुट कर देते हैं, इसको 1 का नाम दे लें, सॉरी ए का नाम दे लें। तो पुट हम कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 इन ए। तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे हमने -1 पुट करना है जी के अंदर, तो यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो जी इंटू -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 इंटू -1 -2, तो -7 -2 इज़ इक्वल टू -9। तो जी ऑफ -1 जो है वो -9 के इक्वल आ जाएगा और इसका रिजल्ट इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमने क्या प्रूव करना था। पार्ट नंबर 3 में हमने लेना है कि जी ऑफ -5/3 आपके पास क्या आएगा। तो हम इसका मतलब जहाँ पे जी ऑफ एक्स था, एक्स की जगह पे -5/3 पुट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू -5/3 इन ए। तो जी ए वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर -5/3 पुट करें, तो जी इंटू -5/3 आ जाएगा। जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे -5/3 आ जाएगा, 7 इंटू -5/3 और यहाँ पे -2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेके इसके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे -35 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 जो आएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। तो -35 -6 करेंगे तो -41/3, ये जी ऑफ -5/3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एस ऑफ एक्स वाला रिजल्ट था उसको प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने प्रूव करना है, सबसे पहले हमें एस ऑफ एक्स क्या वैल्यू दी हुई थी वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10 का पार्ट बी जो है एस ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 8x² - 3, इसको पी का नाम दे लें। तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट हमने क्वेश्चन 10 का पार्ट नंबर 4 हमने मालूम करना है, उसके अंदर हमने मालूम करना है कि एस ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, एस ऑफ 1 आपने मालूम करके देना है। तो पुट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 1 इन बी। तो ये वाली जो एक्स एस वाली वैल्यू है इसके अंदर हम एक्स इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा s इंटू 1 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1 का स्केयर -3। तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्केयर करेंगे वो 1 नहीं रहेगा तो -3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 -3 करेंगे तो 8 -3 करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो s ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 5 में हमने मालूम करना है कि s ऑफ -9 किसके इक्वल आएगा। तो अब x की जगह पे क्या पुट करना है, -9। सोल्यूशन लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -9 इन b। तो ये जो b वाली इक्वेशन है s वाली, ये s वाली थी ना, ठीक है। तो s की जगह पे x की जगह पे -9 पुट करें तो s इंटू -9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 -9 का स्केयर -3, तो ये 8 आ जाएगा। 9 अब नीचे ऊपर पावर 2 पे डिवाइड होने वाली है, ठीक है, ये और नीचे माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और 9 का स्केयर आप करेंगे तो 81 आएगा, -3 आ जाएगा। 81 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 648 -3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 645 हमारे पास एस ऑफ -9 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट कि हमारे पास एस ऑफ 7/5 क्या आएगा। पार्ट नंबर 6 है s इंटू 7/2 क्या आएगा। तो ये हमने मालूम करना है, तो पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 7/2 इन b। तो b इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, इसके अंदर 7/2 पुट करें जहाँ जहाँ x आ रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा s इंटू 7/2 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 7/2 का स्केयर -3। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा s इंटू 7/2, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 और 2 का स्केयर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। 4 1 4 4 2 8, तो 49 टाइम 2 जब आप करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा और -3 करेंगे तो ये हमारे पास 95 आ जाएगा। तो s इंटू 7/2 का जो आंसर है
वो हमारे पास 95 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका जी ऑफ एक्स के लिए ये 3 पार्ट थे, ठीक है, और एस ऑफ एक्स के लिए ये 3 पार्ट थे, तो इनको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ़ एफ ऑफ -2 3 के इक्वल है एंड एफ ऑफ 4 जो है वो 10 के इक्वल है, तो ए और बी की वैल्यू मालूम करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी के इक्वल दिया हुआ है, और ए और बी कांस्टेंट बताया, और उसके साथ ये भी बताया है कि एफ ऑफ जो -2 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और इसी तरह एफ ऑफ जो 4 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ रहा है, एक्स की जगह पे अब आप -2 पुट करते हैं इधर, तो -2 पुट करके अगर आप -2 इसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर 3 के इक्वल आता है। तो पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर -2 पुट करते हैं, जब इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, -2 पुट करें तो एफ ऑफ -2 किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 प्लस बी, तो ये -2a प्लस बी आ जाएगा। अब एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है, उसने खुद बताया, तो जहाँ पे एफ ऑफ -2 है वहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह दोबारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, ए एक्स प्लस बी के। अब हमने इसके अंदर क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -2, तो इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। और अब जब एफ ऑफ एक्स के अंदर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 4 पुट करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4a प्लस बी आ जाएगा। एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है, लेकिन वो हमारे पास 10 के इक्वल है, उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ये लिखा हुआ, तो एफ ऑफ 4 की जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ठीक है, ए इधर -2 है और इधर 4 है ए के साथ, लेकिन बी वाली नंबर सेम है, तो अगर मैं ए 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो बी से कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और वही हमने मालूम करना है कि उसने कहा है कि ए मालूम करके दें और बी मालूम करके दें। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 -2a प्लस बी, और इसको इसमें से माइनस करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 4a प्लस बी, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 10 में से पॉजिटिव के 3 जाएंगे तो माइनस के 7 रह जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अलामत लगा के रकमें जमा हो जाएंगी, तो 6a आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर रहेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/6 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अब इस वैल्यू को आप उठाएं, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 7/6 इन 1, इस वैल्यू को उठाएं, इसमें पुट कर दें, आप इसमें भी पुट कर देंगे फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो 1 के अंदर जब पुट करेंगे ये 3 रहेगा, और ए की जगह पे क्या पुट करना है, 7/6, तो ये -2 आ जाएगा, ए की जगह पे 7/6 पुट किया और प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा -7/3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस बी, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा, 3 + 7/3 इज़ इक्वल टू बी, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 + 7 इज़ इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16/3 इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमने मालूम करना था कि ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 7/6 आई है और बी की वैल्यू क्या आई है, 16/3, ठीक है। तो ये हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी थी, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फंक्शन एफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 5 इफ़ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 है, तो आप ये बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई। बिल्कुल उसी तरह से आसान तरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया है कि के ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 7x - 5 के इक्वल है, और के ऑफ एक्स इसके इक्वल भी है, के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू
100 के इक्वल भी है। तो आप ये बताएं, फाइंड करें आप x की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्यूशन लिखेंगे के ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 7x माइनस 5 के इक्वल है। और के ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई, 100, तो के ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 7x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब 7 इधर आ जाएगा 7x, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 105/7 इज़ इक्वल टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7 1 7, 7 1 7, 3 इधर जाएंगे 35, तो 7 7 5 35, तो x इज़ इक्वल टू 15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, जो आसान तरीन क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n वेयर m and n आर कॉन्स्टेंट नंबर। इफ़ जी ऑफ 4 जो है वो 20 के इक्वल है और जी ऑफ 0 जो है वो 5 के इक्वल है, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। ये भी आसान तरीन क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जी ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एम एक्स का स्क्वायर प्लस एन, और उसके बाद हमारे पास दो वैल्यू और दी हुई हैं कि जो जी ऑफ 4 है वो हमारे पास 20 के इक्वल है, और जी ऑफ 0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आप ये बताएं कि m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले जो जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर हम क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के इक्वल, तो एक्स की जगह पे 4 पुट करें। तो जब आप 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 4 पुट कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 एम प्लस एन। और जी ओ 4 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। तो 20 इज़ इक्वल टू 16 एम प्लस एन। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। अब दोबारा जी ऑफ एक्स आप लिखे, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एम एक्स के प्लस एन के इक्वल है, और जी की जगह पे क्या पुट किया हुआ, 0, तो यहाँ पे पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ये जी ऑफ 0 बन जाएगा। ये क्यों पुट करें, क्योंकि उसने कहा कि जी ऑफ 0 पुट करें, तो जी ऑफ 0 पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो ये हमारे पास 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और जी ऑफ 0 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एन की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, जी ऑफ 0 किसके इक्वल है, 5 के, तो ये हमने पुट किया, तो एन की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास कितनी आ गई, 5। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब एम की चाहिए तो इस वैल्यू को उठाएं, पुट इन 1 कर दें, पुट एन इज़ इक्वल टू 5 इन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 20 इज़ इक्वल टू 16 एम। यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट करेंगे जो यहाँ से हमने निकाला है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बाकी 15 रह जाएंगे, यहाँ पे 16 एम रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 ओवर 16 इज़ इक्वल टू एम। तो ये हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 ओवर 16, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू आ जाएगी और ये m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये हमने मालूम करना था जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरी लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, और 1 से लेकर 100 तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यूनिवर्सल सेट ले रहा है, तो इसको साथ साथ डाटा आप लिख देते हैं। क्वेश्चन 14 है, तो सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट जो उसने दिया, लेबल दिए हैं प्रोडक्ट्स के, वो 1 से लेकर 100 तक है, तो ये हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज एज फॉलोइंग, तो प्रोडक्ट्स को इस तरह आपने डिवाइड किया हुआ है। सेट ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है कंसिस्टिंग 30 प्रोडक्ट्स, और उनको लेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक दिए हुए हैं, 1 से लेकर 30 तक दिए हुए हैं। तो जो सेट ए है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेट ए है, और उसके अंदर जो लेबल दिए हुए चीज़ों को वो 1 से लेकर 30 तक दिए हुए हैं, तो ये हमने इसको 30 तक लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है सेट ए क्लोथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 to 55, तो सेट बी के अंदर क्लोथिंग है, क्लोथिंग वाला लिख लेते हैं, इसको सेट बी का नाम दे लेते हैं, और इसको लेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है, 31 से लेकर 55 तक लिखा हुआ है, 31 से लेकर 32, 33 और अप टू
55 तक हमारे पास जो है सेट बी के अंदर एलिमेंट है। द सेट सी इज़ ब्यूटी प्रोडक्ट कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स, 76 से लेकर 100 तक, मतलब इसके अंदर 76 से लेकर 100 तक जाएंगे तो वो 25 प्रोडक्ट बनेंगी, और इसके अंदर 31 से लेकर 55 तक जाएंगे तो वो आपके पास 25 प्रोडक्ट बनेंगे, और 1 से लेकर 30 तक जाएंगे तो वो 30 प्रोडक्ट ये बनेंगे। सेट सी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो भी लिख लेते हैं। ब्यूटी के अंदर सी है, और इसके अंदर जो लेबल चीज़ों को किया हुआ वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 76 से लेकर 100 तक, 77 अप टू 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो ये हमारे पास सेट ए था, उसके अंदर 1 से लेकर 30 तक गिनती थी, तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सेट बी के अंदर हमारे पास 25 एलिमेंट थे, 31 से लेकर 55 तक, तो उसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ब्यूटी के अंदर सी टाइप सेट था, उसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, वो 76 से लेकर 100 तक था, 25 प्रोडक्ट्स ये बनेंगे। अगर आप इनको गिनेंगे तो उनको हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने खुद साथ साथ सॉल्व भी कर दिया। फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट, तो हमने इन तीनों का यूनियन मालूम करना है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी हम मालूम करेंगे। तो जब आप इनका यूनियन मालूम करेंगे तो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब इसको कर लेते हैं। 1 से लेकर 30 तक ये वो आ जाएगी, और फिर 31 32 इधर आ जाएंगी, और 55 तक ये आ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3, यहाँ से लेकर 30 तक आ जाएंगी, फिर आगे क्या आ जाएगा 31, फिर 32 आ जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएंगी 55 तक जाएंगी। उसके बाद 55 से लेकर 75 तक प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल नहीं है। देखिए ए के अंदर 30 तक थी, और बी के अंदर 31 से लेकर 55 तक थी। अब 55 से लेकर 75 तक प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट जो काउंटिंग हमारे पास स्टार्ट होगी वो 55 से बाद हमारे पास 76 आएगा, फिर 77 आएगा, और अप टू 100 तक हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन तीनों का यूनियन बनेगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन, हमारे पास 180 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। 120 पास मैथ टेस्ट, 90 पास साइंस टेस्ट, ये इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स को हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं 180। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हमारे पास 180 हैं। 120 पास्ट मैथ टेस्ट, तो मैथ टेस्ट जिन्होंने पास किया वो 120 हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु पास्ट मैथ टेस्ट, इसको एम से हम शो कर रहे थे, वो हमारे पास कितने हैं 120 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया। उसके बाद हमारे पास है 90 पास साइंस टेस्ट, जो साइंस टेस्ट पास किया है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट साइंस टेस्ट जिन्होंने पास किया वो हमारे पास 90 हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैथ टेस्ट पास करने वाले, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स साइंस पास करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास एंड 60 पास बोथ मैथ एंड साइंस, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं वो हमारे पास 60 हैं। हम मैथ को एम से शो कर रहे हैं और साइंस को एस से शो कर रहे हैं। तो जो दोनों हैं जिन्होंने दोनों पास किए, मतलब मैथ भी और साइंस भी दोनों पास किए, तो यहाँ पे हम दोनों पास करने वाले आएंगे। ठीक है, अगर एंड आ जाए तो फिर ये लगाते हैं, और आ जाए तो फिर हम यूनियन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो इन्होंने पास किए हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो 60 स्टूडेंट है। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट पास आइदर मैथ और साइंस। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास आइदर मैथ और साइंस, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ या साइंस पास किया वो आपने मालूम करना। तो बेसिकली आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ या साइंस पास किया वो हमने निकालना है। तो जब यू और आ जाए या आ जाए तो फिर हम यूनियन लगाते हैं। तो ये हमने मालूम करना है, तो ये हमने मालूम करना है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला है। तो वो हमारे पास क्या होता था, इसका फार्मूला किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ़, ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एम प्लस नंबर ऑफ़ एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, इसके इक्वल होता था। अगर एन ए यूनियन बी है तो वो क्या होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हमने एक्सरसाइज 3.3 में हमने किया था, तो उसमें आपने देख लेना लास्ट एक्सरसाइज जो भी हमने किया। तो यहाँ पे हमने एम यूनियन सी है ऐसा हमने ये हमने मालूम करना है, इसको वैसे ही रहने देंगे। नंबर ऑफ़ मैथ पास करने वाले कितने 120 हैं,
तो यहाँ पे 120 लिख लें। नंबर ऑफ़ साइंस पास करने वाले कितने 90 हैं, तो 90 लिख लें। और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं वो कितने हैं 60 हैं, तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करें, 120 में 90 को जमा करें और 90 में से हमने इसके जो आंसर आएगा उसमें से 60 को माइनस कर देना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे ये करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 210 बनेगा, और -60 करेंगे तो ये हमारे पास 150 हमारे पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु पास मैथ और साइंस, जिन्होंने मैथ या साइंस पास किया है वो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 150 हमारे पास आ जाएंगे। जी नेक्स्ट पास्ट है हमारे पास हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू सेट्स, मतलब उनमें से कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों में से कोई एक भी पास नहीं किया। मतलब यहाँ पे वो थे जिसने मैथ या साइंस पास किया वो 150 है। अब हमने वो मालूम करना है जिसने मैथ या साइंस कोई भी पास नहीं किया, तो ये वो वाले थे जिन्होंने मैथ या साइंस पास किया हुआ है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मैथ यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने कोई भी पास नहीं किया। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैथ यूनियन एस और इसका क्या ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ यू माइनस ये वाला हम इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ मैथ यूनियन एस। तो ये वो वाले थे जिन्होंने मैथ और या साइंस दोनों में से कोई एक पास किया। अब ये वो वाले हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों में से कोई भी पास नहीं किया। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो टोटल तादाद थी वो कितनी थी 180 थी, सॉरी जी 180 थी हमारे पास, और उसमें से जिन्होंने मैथ या साइंस दोनों में से कोई एक पास किया उसको हम माइनस कर देंगे। तो वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मैथ या साइंस दोनों में से कोई भी पास नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर मालूम करना था। और उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर सी में हमने मालूम करना है हाउ मैनी पास साइंस बट नॉट मैथ टेस्ट, जिन्होंने साइंस पास की है और मैथ पास नहीं किया। जी तो अब हमने वो बताने हैं जिन्होंने साइंस पास की है लेकिन मैथ पास नहीं की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस पास की है वो टोटल ले लेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास की थी। दोबारा समझ लेते हैं। अब हमने वो बताने हैं जिन्होंने साइंस पास की है लेकिन मैथ पास नहीं की। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस पास की है वो कितने थे, वो हमारे पास 90 हैं। तो इस 90 में से हम माइनस कर देते हैं जिसने साइंस और मैथ दोनों पास किए हैं, और वो हमारे पास कितने थे 60 थे। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने सिर्फ क्या पास की होगी, साइंस पास की होगी। तो 90 माइनस 60 करेंगे तो वो हमारे पास 30 आ जाएगा। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हाउ मैनी फेल्ड साइंस टेस्ट। तो अब हमने वो बताना है कि कितने बच्चे हैं जो साइंस टेस्ट में फेल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, वो हमारे पास 180 थे। ठीक है, तो जो टोटल स्टूडेंट थे वो हमारे पास 180 थे। उसमें से हम वो निकाल देते जिन्होंने साइंस पास की, वो कितने थे 90। इसमें से 90 को निकाल देते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएंगे जिन्होंने साइंस पास नहीं की, तो वो हमारे पास 90 बन जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट में से जिन्होंने साइंस पास की हुई है वो कितने हैं 90, ये टोटल था, उसमें से 90 निकाल देंगे जिन्होंने साइंस पास की हुई। तो बाकी कौन से रहेंगे, जिनकी साइंस फेल है, तो वो हमारे पास ये 90 आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। जी क्वेश्चन 16 है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अंदर 300 लोग काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोस्ट, कौन सी लैंग्वेज जो है ज़्यादा पसंद की जाती है। एक सर्वे लिया गया, उसके अंदर ये हमने देखना है। द सर्वे रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टैटिक्स, उसकी जो स्टैटिक्स हैं वो कुछ इस तरह से है। तो 150 डेवलपर ऐसे हैं जो पाइथन को पसंद करते हैं, 130 ऐसे हैं जो जावा को पसंद करते हैं, 120 ऐसे हैं जो PHP को पसंद करते हैं, 70 डेवलपर ऐसे हैं जो पाइथन और जावा को पसंद करते हैं, 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। तो पाइथन और जो PHP है उसको जो पसंद करते हैं वो 60 है, और जावा और PHP को जो पसंद करते हैं वो कितने हैं 50 हैं, और 40 डेवलपर्स लाइक ऑल द लैंग्वेज, जो तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने हैं 40 हैं। तो उसके बाद ये नीचे हमने कुछ क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। पहले हम इस डाटा को लिख लेते हैं।
तो पी से हमने पाइथन लिया। नंबर ऑफ़ पाइथन, जो पाइथन को पसंद करते हैं वो 150 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। जो पाइथन को पसंद करते हैं वो कितने 150 है, तो हमने उसको पी से लिख लिया। जो जावा को पसंद करते हैं उसको हमने 130 लिख लिया। और पीएचपी को हमने एच से डिनोट किया, जो पीएचपी को पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीएचपी जो एच को पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने 120 है। और नंबर ऑफ़ जो पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं वो हमारे पास 70 है। और जो पाइथन और पीएचपी को हमने किससे डिनोट किया है, एच से। जो पाइथन और पीएचपी को पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने 60 है। और इसी तरह जो जावा और पीएचपी हमने इसको एच से डिनोट किया, पीएचपी को इसको पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 40 हैं। और इसके बाद हमारे पास ये कितने हमारे पास 50 हैं, इसको 50 कर लें, ठीक है। ये हमारे पास 50 हैं। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल द लैंग्वेज पाइथन, जावा एंड पीएचपी। तो जो तीनों को पसंद करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथन और जो जावा को पसंद करते हैं और एच से जो पीएचपी को पसंद करते हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 40 हैं। ये हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस डाटा को लेके आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पाइथन को पसंद करते हैं वो 150 हैं। नंबर ऑफ़ जो जावा को पसंद करते हैं 130 हैं। और नंबर ऑफ़ पीएचपी जिसको हमने एच से नोट किया है वो 120 है। जो पाइथन और जावा को पसंद करते हैं, और का एंड का मतलब होता है और, तो जब एंड हो तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाई है। जो पाइथन और जावा को पसंद करते हैं वो 70 है। जो पाइथन और पीएचपी, एच को हमने पीएचपी के लिए इस्तेमाल किया, इसको पसंद करते हैं वो हमारे पास 60 है। जो जावा और पीएचपी जिसको हमने एच से डिनोट किया, जावा और पीएचपी को पसंद करते हैं वो 50 है हमारे पास। और जो तीनों को पसंद करते हैं, पाइथन को भी, जावा को भी और पीएचपी को भी, वो हमारे पास कितने हैं 40 हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। कितने डेवलपर ऐसे हैं जो कम अज़ कम इनमें से एक लैंग्वेज को ज़रूर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। तो इसकी तरफ चलते हैं जी। तो ये हमने लिख लिया पहला पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ वन ऑफ दीज लैंग्वेज। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कितने डेवलपर जो हैं जो इनमें से एक लैंग्वेज, कम अज़ कम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। मतलब वो पीएचपी इस्तेमाल करता हो या जावा इस्तेमाल करता हो या पाइथन इस्तेमाल करता हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये ढूंढना है नंबर ऑफ़ जो जावा इस्तेमाल करता हो या क्या पाइथन इस्तेमाल करता हो या जावा इस्तेमाल करता हो या क्या करता हो पीएचपी इस्तेमाल करता हो। तो हमने अब ये वाला यहाँ पे मालूम करना है कि कितने लोग हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे। वो हमारे पास कैसे होता था, n = P यूनियन J यूनियन H ये कैसे हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ़ P आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, नंबर ऑफ़ जावा आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीएचपी जिसको हमने एच से नोट किया वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम माइनस करेंगे पहले पी का इंटरसेक्शन जे के साथ, फिर माइनस लगाएंगे, एन लिखेंगे, फिर पी का इंटरसेक्शन एच के साथ, फिर माइनस लगाएंगे और पी का जे का इंटरसेक्शन एच के साथ। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे हम इन तीनों का इंटरसेक्शन हम प्लस कर देंगे। P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H जिसको हमने PHP के लिए डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इन सब की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितने लोग हैं जो पाइथन पसंद करते हैं, वो हमारे पास 150 हैं। तो इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं। कितने लोग हैं जो जावा पसंद करते हैं, 130 हैं, वो लिख लेते हैं। कितने लोग हैं जो PHP पसंद करते हैं, वो 120 हैं, वो लिख लेते हैं। कितने लोग हैं जो पाइथन और जावा पसंद करते हैं, इसको हमने माइनस करना, तो यहाँ पे -70 आ जाएगा। कितने लोग हैं जो जावा और PHP को पसंद करते हैं, पाइथन और PHP को पसंद करते हैं, वो 60 हैं, तो यहाँ पे -60 कर देंगे। आगे जो हैं जावा और PHP को करते हैं वो हमारे पास कितने हैं 50 हैं, तो इसको -50 कर देंगे। और उसके बाद कितने लोग हैं जो इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाला आ जाएगा, +40 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +40 करेंगे। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 260 आ जाएंगे। तो 260 ऐसे लोग हैं जो कम से कम इन तीन लैंग्वेज में से कोई एक ना एक ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं
जी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट भी, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। कौन से ऐसे डेवलपर हैं जो इनमें से कम एक ज़ुबान को ज़रूर लाइक करते हो। जैसे अभी हमने पीछे ये निकाला है 260 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक ज़ुबान को ज़रूर लाइक करते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम एक ज़ुबान को ज़रूर लाइक करते हैं। इस सवाल में हमारे पास क्या है कि वो आप बताएं जो एक को कम से कम ज़रूर पसंद, मतलब एक को पसंद करने वाले कितने हैं। हाउ मैनी डेवलपर्स लाइक यूज़ ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इन जो तीनों लैंग्वेज हैं, जो जावा है, जो पाइथन है, जो पीएचपी है, आप उनमें से ये बताएं कि जावा वाले कितने पसंद करते हैं, पीएचपी कितने पसंद करते हैं, और जो पाइथन है उसको कितने पसंद करते हैं। तो हम सबसे पहले जो पाइथन को पसंद करते हैं उनको निकाल लेते हैं। डेवलपर्स लाइक पाइथन, हम वो वाले निकाल लेते हैं जो पाइथन को पसंद करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ पाइथन है उसमें से आप माइनस कर दें पाइथन का जिसके साथ हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो नंबर ऑफ़ पाइथन इंटरसेक्शन हमारे पास जावा है, और उसके बाद है हमारे पास पाइथन का इंटरसेक्शन पीएचपी के साथ है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो तीनों को पसंद करते हैं उसको ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ़ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इस फार्मूला को लगाना है। तो ये वो वाले लोग आएंगे जो सिर्फ किसको पसंद करते हैं, पाइथन को पसंद करते हैं। तो जो पाइथन को पसंद करते थे वो 150 थे, और जो जावा जो पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते थे उसको इसमें से माइनस कर देंगे। पाइथन का जिसके साथ इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, और तीनों में साथ इसको इंटरसेक्शन लेके प्लस करेंगे। जैसे पाइथन का जावा के साथ था उसको माइनस कर देंगे, अब पाइथन का पीएचपी के साथ था तो उसको माइनस कर देंगे। तो वो ये कितने थे, ये 60 लोग थे, इसको माइनस कर देंगे, और जो तीनों को पसंद करते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 60 आएगा। तो 60 लोग ऐसे हैं जो पाइथन को पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द डेवलपर हु लाइक, अब पहले हमने जावा किया है, पाइथन किया, अब हम जावा का कर लेते हैं। तो जो जावा को पसंद करते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जावा लिखेंगे आप, माइनस जावा का जिसके साथ इंटरसेक्शन है वो आप लिखेंगे। जैसे जावा का पाइथन का और जावा का इंटरसेक्शन था, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है जावा का और इंटरसेक्शन है उसका पीएचपी के साथ, उसको इन दोनों को माइनस करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी। तो जो नंबर ऑफ़ जावा वाले थे वो कितने थे, 130 थे। ठीक है, और जो हमारे पास पाइथन और जावा को पसंद करते थे वो हमारे पास 70 थे, उसको माइनस करना है, और जो जावा और पीएचपी को पसंद करते थे वो 50 है, उसको भी माइनस करना है, और इसके अंदर इनकी तादाद 40 जो है इसको प्लस करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। तो 50 लोग ऐसे हैं जो जावा को लैंग्वेज को पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास एंड वाली लैंग्वेज आएगी, द डेवलपर हु लाइक पीएचपी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ जो पीएचपी है वो वाले माइनस नंबर ऑफ़ पीएचपी का जिसके साथ रिलेशन है उसको आपने माइनस करना है। तो पाइथन इंटरसेक्शन जावा है हमारे पास, माइनस एन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी है उसको हमने माइनस करना है, और यहाँ पे प्लस लगाना है। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन उसको इसके अंदर प्लस कर देना है। ठीक है, तो पाइथन का एक के साथ के जिसके साथ रिलेशन था उसको माइनस कर देना, और तीनों का जिसके साथ इंटरसेक्शन है वो आपने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास कितने थे, 60 थे, ये हमारे पास 60 हैं, और सॉरी ये हमारे पास नंबर ऑफ़ जो नंबर ऑफ़ पीएचपी लोग पसंद करते हैं वो 120 था, तो यहाँ पे 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 माइनस 60 आ जाएगा, और माइनस 50 आ जाएगा, और प्लस 40 आ जाएगा। तो आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे जी, तो 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 50 ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ किसको पसंद करते हैं, पीएचपी को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। जी, पार्ट सी में हमारे पास हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। तो कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इसको हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था
कि कितने लोग जो हैं जो कम से कम या जावा इस्तेमाल करते हों या पाइथन इस्तेमाल करते हों या पीएचपी इस्तेमाल करते हैं, वो कितने हैं? 260। और टोटल तादाद कितनी थी हमारे पास उन लोगों की? टोटल तादाद हमारे पास थी, ये यही वाली चीज़ आपने लिखनी है, द पीपल हु डू नॉट, पीपल यहाँ पे आप लिखेंगे द डिवेलपर डू नॉट लाइक एनी लैंग्वेज। वो डेवलपर जो कोई भी लैंग्वेज को पसंद नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो 300 थे पूरे, टोटल तादाद कितनी थी जो डेवलपर सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, वो 300 पूरी थी। और कितने डेवलपर जो हैं जो तीनों में से कम एक ज़ुबान को लाजमी करते हैं पसंद, या पीएचपी को करते हैं या जावा को करते हैं या पाइथन को करते हैं, वो कितने थे? 260। तो 300 में से 260 को आप माइनस कर देंगे, ये टोटल थे। और ये वो वाली तादाद है जो कम से कम एक को ज़रूर पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 40 लोग ऐसे हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर जो को चलाना है उसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्ट सी जो है 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर सी इस तरह से हमारे पास हल होगा। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जी। लास्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी डिवेलपर, पार्ट डी है हमारे पास 16 का पार्ट डी। हाउ मैनी डिवेलपर्स लाइक ओनली पीएचपी, तो कितने लोग जो हैं जो सिर्फ हमारे पास पीएचपी को पसंद करते हैं। तो ये हमने अभी पीछे करके आ रहे हैं ये सवाल, ये देखें कि ये हमारे पास डिवेलपर्स हु लाइक पाइथन वो ये वाले हैं, डेवलपर हु लाइक जावा वो ये वाले हैं, द डिवेलपर हु लाइक पाइथन सॉरी पीएचपी, तो वो हमारे पास कितने थे? वो हमारे पास 50 आए हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इसको, ये हमारे पास इसका 50 आंसर है। यही वाला सेम मेथड आपने यहाँ पे इसको उठाना है और यहाँ तक इसको लिखना है, और यही हमारे पास पार्ट डी का आंसर बन जाएगा। तो वो हमारे पास कितने हैं? 50 लोग जो हैं वो हमारे पास सिर्फ पीएचपी को पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको देख लेना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।